पढ़ाई आसान काम नहीं है, तो क्या छोड़ दें? लेकिन कोई और ऑप्शन भी तो नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? पढ़ाई मुश्किल नहीं है, लेकिन हम उसे मुश्किल बना देते हैं। एक जाहिल इंसान हो चाहे एक एजुकेटेड इंसान हो, ज़िंदगी में वो कुछ ना कुछ सीखता भी है और कुछ ना कुछ करता भी है। लेकिन स्कूल के पहले ही दिन बच्चों को इस तरह ट्रीट किया जाता है जैसे पता नहीं कौन सा बोझ उठा लिया हो। ये हमारा माइंडसेट है जिसने पढ़ाई को एक बोझ बना दिया है। वी शुड नॉट ट्रीट स्टडीज़ एज लाइक अ बर्डन। चाहे आप जॉब के लिए करते हैं, चाहे आप डिग्री के लिए करते हैं। पाकिस्तान में लोग पढ़ाई इसीलिए करते हैं, या मोस्ट ऑफ द पीपल वो इसीलिए पढ़ते हैं। लेकिन अगर हम ना पढ़ें और इन सारी चीज़ों की शर्त हटा दी जाए, तब भी एजुकेशन हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है इसका कोई तसव्वुर ही नहीं करना चाहता। कोई सीखना ही नहीं चाहता कि पढ़ाई और किताबें ये एक बोझ नहीं है, ये एक ब्लेसिंग है। हर स्टूडेंट के माइंड में पढ़ाई छोड़ देने का ख्याल ज़रूर आता है। वो क्यों? कब? जब कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन जब कुछ समझ नहीं आता ना, तो आपका दिल यही चाहता है कि छोड़ दें सब कुछ। समझ क्यों नहीं आता? आखिर हम क्या गलत कर रहे हैं? पढ़ाई मुश्किल क्यों हो गई है? एंड व्हाट आर द वेज दैट वी कैन मेक इट ईजी एंड मेक इट समथिंग लाइक अ ब्लेसिंग फॉर अस, व्हाट इट ट्रूली इज़। किसी भी चीज़ को अच्छे तरीके से करने के लिए 5 चीज़ें चाहिए होती हैं। 5 things are required to do a task adequately. Number 1, passion. Number 2, dedication. Number 3, inspiration. Number 4, strategy. And number 5, hard work. लेकिन हमें क्या बताया जाता है? सिर्फ हार्ड वर्क। पहली 4 चीज़ें कोई नहीं बताता। मेहनत करो, ये तो जैसे एक क्लीशे हो गया है। और ये वो क्लीशे है जो आपकी स्ट्रेस की सबसे बड़ी वजह है। हर स्टूडेंट को जब मेहनत करो का एक रट्टा लगवाया जाता है ना, उसके बाद आपको कुछ समझ में नहीं आता है। ये कोई नहीं बताता कि करना कैसे है, सब ये बताते हैं कि करना क्या है। हार्ड वर्क करें, लेकिन ये तो कोई नहीं बताता कि कैसे करें। So today we are gonna have a look at 5 ways to reduce pressure before exams and 5 things you must do before preparation for exams. And that's the one thing I'm pretty expert about. I have 10 years of studying experience. Wow, that's great. Number 1, understand the concept. अब कॉन्सेप्ट क्या है? ये भी एक बहुत बड़ा क्लीशे है। शायद आपको ये सारी बातें क्लीशे लगें, लेकिन कुछ क्लीशेस वाकई काम करते हैं और ये क्लीशे काम करता है। अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। बट हाउ टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड, पहली बात ये कि कॉन्सेप्ट होता क्या है। कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो चीज़ बुक में लिखी हुई है और जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं, आपको उसका मतलब पता होना चाहिए। और आपको सिर्फ आपके माइंड में सिर्फ टेक्स्ट नहीं होने चाहिए, आपके माइंड में विजुअल्स भी आने चाहिए। यानी कि जैसे आप सोचते हैं कि फोटोसिंथेसिस हो रहा है, आप सिर्फ फोटोसिंथेसिस वर्ड को नहीं पढ़ रहे होते, आपके जहन में एक विजुअल चल रहा होता है कि वो कैसे हो रहा है। अगर फिजिक्स में कोई लॉ काम कर रहा है तो वो लॉ कैसे काम कर रहा है, आपके माइंड में उसका विजुअल आना चाहिए, और उसे कहते हैं अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। अब कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करने के बहुत सारे तरीके हैं। जो बुक में लिखा हुआ टेक्स्ट है उसको आप अपने वर्ड्स में ब्रेक करें, यानी कि अपने वर्ड्स में उसको ट्रांसफ़र करें। जो वर्ड वहाँ लिखा हुआ है उससे आप यूज़ ना करें, बल्कि अपने माइंड में उसको एक सिंपल वर्डिंग में लाएं। उसके बाद जो पॉइंट आपको समझ में नहीं आता उसे आप टीचर से डिस्कस करें। कभी कभार ऐसा होता है कि टीचर इतने अच्छे नहीं होते, वो आपको समझाते नहीं हैं। अब अगर आपको पूरा यकीन है कि टीचर आपको नहीं समझाएंगे और जो उन्होंने आपको समझाया वो आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप इंटरनेट का यूज़ करें। इंटरनेट सबके पास है और वो आप बहुत ही मुफीद तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आई मीन लाइक बहुत ही बेनिफिशियल वे में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप उस पर सर्च करें कि आपको किस तरह से एक कॉन्सेप्ट को, और उसकी स्पेशली ये कि आप उसका लेक्चर सर्च ना करें, आप उसकी वर्किंग सर्च करें। जैसे कि अभी लास्ट ईयर ही मुझे समझ में नहीं आ रहा था नेल्सन सेल, केमिस्ट्री में होता है नेल्सन सेल, वो तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने उसका लेक्चर सर्च किया, एज़ यूजुअल लेक्चर सर्च किया, लेकिन जो सर ने समझाया उस लेक्चर में वो भी मुझे समझ में नहीं आया। अब प्रॉब्लम ये था कि वो डायग्राम समझा रहे थे और मुझे डायग्राम ही नहीं समझ में आ रही थी। तो मैंने क्या किया कि मैंने उसकी वर्किंग सर्च की, यानी कि एक नेल्सन सेल, वैसे नाम भी इसका बड़ा मुश्किल है, नेल्सन सेल काम कैसे करता है। जब मैंने नेल्सन सेल्स को सर्च किया कि उसकी वर्किंग किस तरह है और उन्होंने पूरा दिखाया कि किस तरह से केमिकल्स उसमें मूव कर रहे हैं, तो वो मुझे इतना अच्छा समझ आया कि वो मुझे अभी भी याद है।
और इस तरह से आप किसी भी चीज़ को प्रैक्टिकली देख के, जो कि मोस्ट ऑफ द पाकिस्तानी स्कूल्स में होता नहीं है प्रैक्टिकल, उस प्रैक्टिकल को आप इंटरनेट पे देख के बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये होता है अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। किसी भी चीज़ को याद करने से पहले, यानी कि स्टेप 2 पे मूव करने से पहले आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि आप पढ़ क्या रहे हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, अगर आप इंग्लिश में पढ़े और आपको इंग्लिश नहीं आती है तो उसको ट्रांसलेट कर लें अपने वर्ड्स में, लेकिन आपको हर एक चीज़ पता होनी चाहिए। हैव नोट्स। अब नोट्स क्या है, ये भी एक बहुत बड़ा क्लीशे है, मेरे ख्याल में तो क्लीशे है। यानी कि नोट्स की बात हम हर जगह देखते हैं कि नोट्स ले लें, लेक्चर से नोट्स ले लें, इंटरनेट से नोट्स ले लें, लेकिन नोट्स होते क्या हैं वो तो कोई बताता ही नहीं है। नोटबुक से नोट्स नहीं बनते, बल्कि कॉन्सेप्ट से नोट्स बनते हैं, वर्डिंग से नोट्स बनते हैं। अब नोट्स क्या होता है कि जो कॉन्सेप्ट है उसको आपने अपने वर्ड्स में लिख लिया, पहले आपने उसको अपने वर्ड्स में ब्रेक किया था यानी कि स्टेप 1 में, लेकिन स्टेप 2 में आप उसे अपने वर्ड्स में लिख लेते हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, यानी कि जो बुक की वर्डिंग है, तो आप उसे कॉर्नर में, बुक के साइड पर हमेशा एक थोड़ी सी जगह होती है, एक स्पेस होती है, उसमें आप लिख लें कि इसको इजी वर्डिंग में किस तरह से प्रोनाउंस करना है, किस तरह से पढ़ना है। इस तरह से वो आपको हमेशा याद रहेगा। और दूसरी बात ये, जो आपके पास नोटबुक्स होती है, यानी कि अगर आप 9th 10th और जो लेवल्स आपके हैं, जिस तरह से मैट्रिक का लेवल हो गया, अब एफएससी के बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन मैट्रिक के लेवल पर आपको एक्सरसाइज आनी चाहिए। अब जब आपको एक्सरसाइज आनी चाहिए, ऑफ कोर्स उसके आंसर्स होते हैं, की बुक्स आप मोस्टली स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं, लेकिन की बुक्स में भी हमेशा आंसर सही नहीं होते और ना ही एडिक्वेट होते हैं। इसीलिए आपको हमेशा अपने नोट्स बनाने चाहिए, यानी कि जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उसके आपकी एक अपनी आंसर शीट होनी चाहिए जो आपके पास रेडी होनी चाहिए। ये नहीं कि पेपर के लास्ट डे आप पूछ रहे हैं कि इसका जवाब क्या था, फला क्वेश्चन आप किसी फ्रेंड को सेंड कर रहे हैं कि यार मुझे क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बता दो, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बता दो। ये चीज़ आपको पेपर्स आने से तकरीबन 3-4 महीने पहले फिनिश करके रखनी चाहिए। आपकी कॉपीज़, आपकी बुक्स, आपके नोट्स, सब कुछ क्लियर होना चाहिए। सारे एमसीक्यूज़ के आंसर, सारे शॉर्ट क्वेश्चन, सारे लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर आपके पास रेडी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए और सब एक जगह पे होने चाहिए, ताकि आपको पेपर वाले दिन कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सो नाउ मूविंग टू स्टेप 3 एंड द मोस्ट वाइटल स्टेप। अब ये स्टेप मोस्ट वाइटल क्यों है? क्योंकि ये वो स्टेप है जो मेन गेम चेंजर है। जो ये कर लेगा उसके लिए तो बस सब कुछ आसान है, लेकिन जिसने ये नहीं किया वो उस दिन वो वाले स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास एक पाइल ऑफ बुक्स होता है पेपर वाले दिन और उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। और वो होता था, पहले मेरे साथ भी होता था जब मैं याद नहीं करती थी, यानी कि तब मुझे लगता था कि लास्ट डे सब कुछ इजीली याद हो सकता है और लास्ट डे याद करना चाहिए। ये बात सही है कि लास्ट डे जो आप पढ़ते हो ऑफ कोर्स वो आपको नेक्स्ट डे अच्छे तरीके से याद होता है। इतनी लॉन्ग टर्म मेमोरी हमें से किसी की भी नहीं होती कि वो पहले 2-3 महीने का पढ़ा हुआ किसी को याद हो। लेकिन मेन बात ये होती है कि जब आपका माइंड 6-7 महीने बाद कोई चीज़ पहली दफ़ा पढ़ता है तो फिर उसे पिकअप करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ये जो मोस्ट वाइटल स्टेप है, अब इसकी डेप्थ में जाते हैं कि ये है क्या। अब इसमें आपने क्या करना है कि डेली का डेली याद करना है। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि आपको स्कूल में कोई काम मिला, कोई टेस्ट मिला, कुछ मिला और आपने उसे याद ही नहीं किया, या फिर टीचर ने, जैसे कि हमें टीचर लेक्चर देते हैं, जितना टॉपिक आपने स्कूल में पढ़ा उसे घर आके आपको याद कर लेना चाहिए। और इस तरह याद कर लेना चाहिए जैसे आपका कल टेस्ट है, चाहे है या नहीं है। अक्सर स्टूडेंट्स इस तरह करते हैं कि ये टीचर तो सुनता ही नहीं है, चलो इसकी याद नहीं करनी। लेकिन अगर आपको वो काम याद नहीं करेंगे उसमें टीचर का नुकसान कभी भी नहीं होगा, लेकिन उसमें आपका अपना नुकसान होगा। सो बेहतर ये है कि जो रोज़ का रोज़ काम है, बल्कि बेहतर नहीं, ज़रूरी ये है कि जो रोज़ का रोज़ काम है वो आप रोज़ याद करें। मैथमेटिक्स का जो भी क्वेश्चन आप रोज़ करें उसकी आप प्रैक्टिस करें। बेशक चलें इतने मैं भी नहीं करती रोज़ाना, आप डबल प्रैक्टिस कोई भी नहीं करता, लेकिन जो क्वेश्चन आप एक दफ़ा करें उसको एक दफ़ा सही समझ से करें। ये नहीं कि आपने बोर्ड से देखा और उसे उतार लिया, की बुक से देखा और कर लिया, वो वाली चीज़ मैथमेटिक्स में कभी भी यूज़ ना करें। अगर आपको समझ नहीं आ रहा, आपने की बुक से देख एक दफ़ा कर लिया, जब वो आपको समझ आ जाए, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, उसको एक दफ़ा फिर से लिखें। लेकिन बाकी सब्जेक्ट ज़्यादा आसान है, उसमें आपको लिखना नहीं पड़ता, आप सिर्फ याद कर लें। फ़र्ज़ करें आपने केमिस्ट्री के 2 टॉपिक पढ़े, उनको घर आएँ और अच्छे तरीके से याद करें। आपने कोई क्वेश्चन आंसर किए, उनको याद करें। इस तरह से, जिस तरह से आप चीज़ों को याद करना शुरू कर देंगे, स्पेशली साइंस सब्जेक्ट्स में, तो फिर आपके प्रॉब्लम्स हल होते जाएंगे। यानी कि पेपर वाले दिन आपको वो ऑलरेडी सिर्फ एक दफ़ा रिवाइज करना पड़ेगा और आपको वो याद होगा, आपका माइंड पिक कर लेगा फ़ौरन कि हाँ ये तो मैंने अभी लास्ट 2 वीक्स से पहले ही पढ़ा था, यानी कि अभी ये तो मैंने लास्ट वीकेंड ही पढ़ा था तो ये मुझे याद है। लेकिन अगर आप 6-7 महीने बुक खोलेंगे ही नहीं, यानी कि जैसे अगर आपने लॉकडाउन में कुछ याद नहीं किया, या फिर आपने क्या किया कि टीचर आपको काम देता रहा और आप मिस करते रहे, बंक करते रहे, आपने याद नहीं किया, आपने पेपर्स, चीटिंग्स, टेस्ट वगैरह गुजार लिए, अब पेपर वाले दिन आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला।
इसीलिए आपको डेली का डेली याद करना पड़ेगा। ये चीज़ पहले मैंने भी नहीं की थी। 8 में 7 में मैं हमेशा क्लास में रिवाइज़ करके टेस्ट सुना देती थी, लेकिन कभी भी मैंने उसको रिवाइज़ करने की यानी कि अच्छे तरीके से पढ़ने की घर आके कोशिश नहीं की। मैं रिटन काम को सिर्फ काम समझती थी, ओरल काम को मैंने कभी होमवर्क में कंसिडर ही नहीं किया था। लेकिन उसका एक नुकसान है कि 9th 10th में ये वाला फार्मूला नहीं चलता। 9th 10th में आपको आके घर पढ़ना पड़ता है और सारा याद करना पड़ता है, और तब रिटन काम नहीं होता बल्कि ओरल काम मेन काम होता है, यानी कि याद करने वाला जो काम होता है वो मोस्ट वाइटल होता है। सो डेली का डेली याद करें, ये सबसे बड़ा फार्मूला है टूवर्ड्स द सक्सेस, टूवर्ड्स टॉपिंग द बोर्ड एंड टॉपिंग एनीथिंग। आई मीन लाइक बोर्ड तो मैंने अभी टॉप किया नहीं, लेकिन स्कूल में टॉप मैंने किया, और उसका यही तरीका है कि आपको रोज़ का रोज़ जो आप पढ़ें वो याद होना चाहिए, ताकि पेपर वाले दिन आपके पास कोई पाइल्स ना हो जिन्हें आपको याद करना हो। नाउ स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 क्या है? फ्रीक्वेंट टेस्टिंग। फ्रीक्वेंट टेस्टिंग कि जो चीज़ आप डेली का डेली याद कर रहे हैं वो आपको याद हो भी रहा है या नहीं। अब स्कूल में मोस्टली ये होता है, हमारा स्कूल क्योंकि प्राइवेट स्कूल है, वहाँ पे टीचर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, वो हमसे रेगुलर टेस्ट लेते रहते हैं, हम याद करते हैं, हम उनको सुनाते हैं कि हमें कितना याद हो रहा है। एक दफ़ा आप उसको याद करते हैं, आप उसको लिखते हैं, आप उसको पता चलता है कि मेरे माइंड ने कितना पिक किया कितना नहीं किया, और जो पॉइंट्स आप मिस करते हैं नेक्स्ट टाइम आप उन पर ज़्यादा फोकस करते हैं। लेकिन अगर आपके स्कूल में टेस्टिंग नहीं हो रही है, अगर टीचर नहीं करवा रहे हैं, तो आप कोई ऐसी एकेडमी ज्वाइन कर लें जहाँ पर वो आपसे फ्रीक्वेंट टेस्टिंग करें, यानी कि आप टेस्ट सुनाएं, ओरल सुनाएं। ओरल से भी ये होता है कि आप एक तो फ्लुएंसी बन जाती है, दूसरी बात ये कि आपको प्रोनाउंसिएशन ठीक हो जाती है, और तीसरी बात ये कि आपको सही सुनाना आ जाता है कि स्टेप बाय स्टेप मैंने सुनाना कैसे है। सेकेंडली, जब आप रिटन टेस्ट देते हैं तो रिटन टेस्ट में आपको एक तो स्पेलिंग मिस्टेक्स खत्म हो जाते हैं, और दूसरी बात ये कि आपका एक माइंड एक टाइम में फिक्स हो जाता है कि हाँ इतने टाइम में ये क्वेश्चन करना है। मेन पॉइंट ये है कि पेपर्स में टाइम पीरियड का बहुत इशू होता है, यानी कि अगर आपने रिटन काम नहीं किया और आपको टाइम पीरियड मैनेज करना नहीं आता तो फिर आप पेपर में बेशक आपको सब कुछ भी आता है, आप उसे नहीं लिख सकते। इसलिए अगर आप टेस्ट देते रहेंगे आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन, अब जैसे पाक स्टडीज़ में कायद-ए-आज़म वाला एक क्वेश्चन है, फर्स्ट चैप्टर में कायद-ए-आज़म एंड अल्लामा इकबाल, वो हमने इतना टेस्ट दिया स्कूल में, इतना टेस्ट दिया कि वो याद हो गया कि वो 10 मिनट के अंदर आपको, अब इस अगर 2 मिनट हो गया तो आपको पॉइंट नंबर 6 पे होना चाहिए, 4 पे होना चाहिए, किस पॉइंट पे होना चाहिए, और इस तरह से आपकी एक स्पीड बन जाती है। स्पीड यही होता है कि कितने सेकंड में आपने कितना काम किया। तो जब आप वो 6 पॉइंट पे होते हैं 6 मिनट में, तो आपको पता होता है कि हाँ मेरी स्पीड सही जा रही है, और 10 मिनट्स में आप वो 10 के 10 पॉइंट्स लिख के ख़त्म। इस तरह से टेस्ट देने से तो आपकी टाइमिंग अच्छी हो जाती है, राइटिंग अच्छी हो जाती है, स्पेलिंग मिस्टेक्स ख़त्म हो जाती हैं, और साथ में आपको याद रहने लग जाता है। आपका माइंड, आपके जो मसल मेमोरी है वो भी क्रिएट होती है, और आपका माइंड भी एक दफ़ा उसको रिकॉल करते हैं। जब आप एक दफ़ा याद करते हैं वो तो ठीक है, लेकिन जब याद करने के बाद आप उसे रिकॉल करते हैं कि हाँ ये मैंने कल याद किया था, अब मैं इसको रिकॉल करूँ, तो वो जब आपका माइंड रिकॉलिंग की प्रैक्टिस करता है तो वो ऑटोमेटिकली ट्रेन हो जाता है। नाउ नंबर 5, रिवाइज अगेन एंड अगेन। अब ये रिवाइज अगेन एंड अगेन क्या है? सबसे पहली बात जो मेरे पापा हमेशा कहती हैं, मैं पहले मैथ में इतनी अच्छी नहीं थी, आई मीन लाइक हमेशा से मैं अच्छी थी, लेकिन जब 4 और 5 यानी कि जब वो अलजबरा वाली एक आती है ना, जब आप प्लस माइनस से हट के अलजबरा में जाते हैं, तो वो वाला पीरियड बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप एक प्राइमरी क्लास से सेकेंडरी में आ जाते हैं तो वो थोड़ा सा मुश्किल पीरियड होता है। उसमें ये क्या था कि मुझे मैथ समझ में नहीं आती थी, और उसकी वजह से वो मुझे अच्छी भी नहीं लगती थी। तो अब मेरे पापा ने मुझे बताया कि मैथ्स इज़ बाय प्रैक्टिस, और फिर मुझे पता चला जब मैंने खुद उसको एक्सपेरिमेंट किया कि वाकई मैथ्स इज़ बाय प्रैक्टिस, यानी कि जितनी ज़्यादा आप मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करेंगे उतना वो आपके लिए आसान होती जाएगी, जितना ज़्यादा आप उसको कैजुअली लेंगे ना वो मुश्किल होती जाएगी। अगर आपने मैथ के एक क्वेश्चन को 10 बार कर लिया, ये नहीं कि एक ही बार बैठ के 10 बार कर दिया, वो तो फिर आपका माइंड उसको एक फजूल चीज़ समझेगा और उसके ऊपर फोकस ही नहीं करेगा। अगर आप एक ही क्वेश्चन को लिखे जा रहे हैं, आपका माइंड थोड़ी देर बाद उससे बोर हो जाएगा और वो उसको बिल्कुल पिक नहीं करेगा, एंड दैट्स अ रियलिटी। बात यह है कि अगर आपने एक क्वेश्चन एक हफ्ते किया, अगले हफ्ते आपने उसको फिर किया, उससे अगले हफ्ते आपने उसको फिर किया, आपने रिवाइज करते रहे, आपने पूरी बुक कंप्लीट की, उसके बाद दोबारा स्टार्ट कर दी, फिर दोबारा स्टार्ट कर दी। अब जैसे मैं कर रही हूँ, मैं एकेडमी में आगे कर रही हूँ, उसके बाद स्कूल में मेरी रिवीजन होती जा रही है, तो वो मुझे रिकॉल हो रहा है कि मुझे कितना याद है कितना नहीं याद। एक क्वेश्चन मैं एक दफ़ा गलत करती हूँ, दोबारा मैं सही कर लेती हूँ। तो इस तरह से होता है कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे, जितना ज़्यादा रिवाइज करते जाएंगे, आपके माइंड में वो बैठता जाएगा। जो पहली दफ़ा आप पॉइंट्स मिस करेंगे, नेक्स्ट टाइम वो मिस नहीं करेंगे, जब थर्ड टाइम करेंगे तो जो पिछली बार पॉइंट्स मिस हुए थे वो भी मिस नहीं होंगे, और इस तरह से आप परफेक्शन में आ जाएंगे।
और ये सिर्फ मैथ्स के लिए नहीं है, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी है, जैसे कि बायोलॉजी है या फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स ऑफ कोर्स वो आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। बायोलॉजी में क्या है कि बायोलॉजी में आपको ये चीज़, बायोलॉजी में आप बार बार उसको रिवाइज करते रहते हैं तो आपको वो जो नेम्स होते हैं वो याद हो जाते हैं। केमिस्ट्री में फार्मूलाज याद हो जाते हैं। इसी तरह से जब आप बार बार रिवाइज करते रहते हैं तो वो आपके माइंड में ऑटोमेटिकली रिकॉल होता रहता है। आप बार बार उसको याद करते हैं कि लास्ट टाइम मैंने पढ़ा था ये चीज़ समझ नहीं आई थी, इस बार पढ़ा तो ये नई चीज़ समझ आई है। इस तरह से आपके माइंड में वो एक फिक्स हो जाता है कि हाँ ये चीज़ है जो इम्पॉर्टेंट है, इसको मैंने बार बार करना है। एक बार रिवाइज करने से कभी भी आपको कोर्स नहीं आता। आप 2, 3, 4 बार लाजमी बुक को ख़त्म करें ताकि आपको वो याद हो जाए, बिल्कुल परफेक्टली याद हो जानी चाहिए। और उसके बाद ही आप पेपर की प्रैक्टिस शुरू करें। जब आप पेपर के लिए फिर प्रिपेयर करेंगे ना तो वो ऐसे लगेगा जैसे बस एक नॉर्मल कैजुअल रिवीजन है, और फिर वो स्ट्रेस नहीं होगा, पाइल्स ऑफ बुक्स नहीं होंगी, आप पहले से ही उसको सबको याद कर चुके होंगे। सो अगेन एंड अगेन रिवाइज करते रहें। एक दफ़ा ट्यूशन में करें, एक दफ़ा घर में करें, एक दफ़ा स्कूल में करें, बार बार उन चीज़ों को रिवाइज करते रहें, वो आसान हो जाएंगी। जितनी दफ़ा आप एक चीज़ को करेंगे वो आपकी एक हैबिट बन जाएगी। जब वो हैबिट बन जाएगी तो ऑफ कोर्स वो ईजी हो जाएगी। सो ये मेरे 5 वेज थे, और ऑफ कोर्स मैंने स्कूल में अच्छे मार्क्स लिए, अच्छी पोजीशन लिया, और यही इन्हीं पॉइंट्स की वजह से लिया। ऐसी कोई बात नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ती हूँ, मैं बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं पढ़ती, लेकिन ये है कि एक दफ़ा जब मैं पढ़ती हूँ तो मैं उसको एक तरीके के साथ पढ़ती हूँ। और मेनली बात ये कि मैं टेस्ट को कभी कैजुअली नहीं लेती। स्कूल के टेस्ट में हमेशा अच्छा स्कोर करने की कोशिश करती हूँ, और वही स्कूल के टेस्ट जो हैं वो एंड में एग्ज़ाम में मेरी हेल्प करते हैं। और मेनली बात है कि अपनी राइटिंग अच्छी करने की कोशिश करें और अपनी स्पीड बढ़ाने की कोशिश करें। जब आपकी स्पीड, राइटिंग स्पीड ज़्यादा होगी तो पेपर में आपको सोचने का टाइम थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा, और वो आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। ऑफ कोर्स मैं पेपर की टिप्स के लिए भी और एग्ज़ाम टिप्स के लिए भी, इन सब के लिए मैं एक अलग सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगी। और ये मेरे 5 रूल्स थे, इनको आप फॉलो करके देखें, और अगर आपको लगे कि ये ठीक है या आप इनमें से पहले कोई फॉलो करते हैं तो डू टेल मी। एंड गुड बाय फॉर नाउ, आई होप यू लाइक द वीडियो। लेकिन हर दिन 5 things are required to do a task adequately. Hard work. 5 things are required to do a task adequately. Passion, dedication, inspiration, strategy, hard work. Passion. Number 1, passion. Number 2, dedication. Number 3, inspiration. Number 4, today we are gonna have a look at 5 ways to reduce pressure before exams and 5 things you must do before preparation for exams.